Jain aspirants, welcome back to the second part of our chapter that is metals and non-metals. फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी इस पार्ट में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देन वी विल ऑल्सो सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड. और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज होने के बाद अगर हमारा मेटल कोरोड हो रहा है या फिर रस्ट हो रहा है तो उसके प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास कौन से वेज है वो भी हम देखेंगे इस पार्ट में. सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स. तो पहले हम देखेंगे अगर हम किसी मेटल को एयर के अंदर रख देते हो तो वहाँ पे उसकी रिएक्शन कैसी होती है. तो लेट्स सी मेटल इन एयर. अभी हमने क्या लिया है, मेटल लिया है और मेटल को हमने एयर के अंदर रख दिया है. अभी एयर में ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगा, राइट. तो ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट होता है और वो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड, दैट इज मेटल और ऑक्सीजन का ऑक्साइड. तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड. अभी हमारा जो मेटल ऑक्साइड बना है एयर के कॉन्टेक्ट में आने के कारण से, जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब हम बेस प्लस एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है सॉल्ट एंड वाटर. यानी कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड रहेगा उसका नेचर रहेगा बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अपना मेटल और ए ऑक्साइड दैट इज कॉपर ऑक्साइड है, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि अपना एसिड. जब उससे रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सॉल्ट दैट इज कॉपर क्लोराइड जिसका कलर रहता है ग्रीनिश ब्लू. इस चैप्टर में कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है. कौन सा प्रोडक्ट का क्या कलर है आपको याद रखना है. तो कॉपर क्लोराइड का कलर है ग्रीनिश ब्लू कलर का और साथ के साथ आपको मिल जाएगा वाटर. मेनली हमने क्या कंक्लूड किया, जो अपने मेटल ऑक्साइड रहते वो रहते बेसिक इन नेचर और जो अपने नॉन मेटल ऑक्साइड रहते वो रहते एसिडिक इन नेचर. अभी ऐसे भी कोई ऑक्साइड्स रहते जो कभी कभी बेसिक की तरह रिएक्ट करते यानी कि ऐड करते और कभी कभी एसिड्स की तरह ऐड करते. तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते जो ऑक्साइड्स कभी कभी एसिड की तरह भी और कभी कभी बेसिक की तरह यानी कि दोनों तरह से रिएक्ट करते या फिर ऐड करते, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. दिस शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या फिर जिंक ऑक्साइड का. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम लिया, उससे हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमें मिला एक मेटल ऑक्साइड इज एल्यूमिनियम 2O3. देन जो हमारा मेटल ऑक्साइड था उसे हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया, हमें मिला एक सॉल्ट और उसके साथ हमें वाटर मिला. अभी यहाँ पर एक है अपना एसिड, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे ऐड कर रहा है, एज अ बेसिस ऐड कर रहा है. और कहीं पर ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पर जो अपना एल्यूमिनियम है वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा और हमें सॉल्ट एंड वाटर देगा. तो अपने जो एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड्स रहते हैं वो रहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि दोनों भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी. तो ये रहते हैं मेनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो अभी क्या रहते हैं, मेनली जो अपने मेटल के ऑक्साइड्स रहते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. अभी इनसोल्यूबल का मतलब क्या रहता है, इनसोल्यूबल यानी अगर आप उसे वाटर के अंदर डालते हो तो वाटर के अंदर एक बार सोल्यूबल नहीं होगी यानी वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी, मेटल के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी, वाटर के साथ वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी. लेकिन वहाँ पे भी एक्सेप्शन है अपना सोडियम एंड पोटेशियम का. जो अपने सोडियम के ऑक्साइड रहते हैं या फिर पोटेशियम के ऑक्साइड रहते, पोटेशियम के यानी कि के और सोडियम के यानी कि यानी कि जो ऑक्साइड्स रहते दे डिजोल्व इन वाटर और उसी वजह से उन्हें हम कहते हैं अल्कालिज मेटल. जो हमारे पोटेशियम एंड सोडियम के मेटल्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कालिज, जो कि क्योंकि वो वाटर के अंदर डालने के बाद वो डिजोल्व हो जाते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर. अगर आपने देखा भी होगा जो अपने पोटेशियम है और सोडियम है उन्हें हम केरोसिन के अंदर डालते हैं. क्यों? क्योंकि उसका रीजन है जब एयर के साथ रिएक्ट करते तो बहुत विगरसली इतना मतलब हम कैसे एक्सोथर्मिक रहता है, जब अगर आप उसे वाटर के अंदर भी डाल देते हो या फिर आप उसे एयर के अंदर भी रखते कॉन्टेक्ट के अंदर तो सीधा वो फायर पकड़ लेता है. तो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी केप देम इन केरोसिन ऑयल सो दैट वी कैन अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. और जो अपनी सिल्वर एंड गोल्ड है ये दोनों ऐसे मेटल है जो कि ऑक्सीजन हो या फिर कोई भी दूसरा गैस हो वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो अपने आप में ही खुश रहते, दे डोंट नीड टू रिएक्ट विथ एनीवन. तो ये था हमारा मेनली जब मेटल एयर के साथ या फिर रिएक्ट करते या फिर अगर हम मेटल को एटमॉस्फेयर के अंदर रखते तो मेटल की रिएक्शन कैसे रहती, क्या उनकी केमिकल रिएक्शन रहती है और क्या वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते, ये हमने अभी देख लिया. जो अपना आयरन रहता है, राइट. अभी आयरन को अगर हम बहुत लॉन्ग समय के लिए एयर के कांटेक्ट में रखते या फिर वाटर के कांटेक्ट में रखते तो कोरोड होने लगता है, वो रस्टिंग होने लगती है उसकी. तो रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम क्या करते हैं एनोडाइजिंग कर सकते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं. अभी एनोडाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, हम थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते एल्यूमिनियम की उसके सब्सटेंस के ऊपर. और वो कैसे ऑक्साइड की लेयर कैसे फॉर्म करते, तो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करने के लिए एक प्रोसेस रहती है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4.
यानी कि एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड एट एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ को ये मेरा बीकर है, यहाँ पर मैंने सोल्यूशन लाया सल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ पर मेरा एनोड या फिर कैथोड। एनोड जिसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड जिसके ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा और हमें एल्यूमिनियम का आर्टिकल मिल जाएगा एनोड जिंक, और जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ऑक्साइड लेयर किसी मेटल के ऊपर, जिससे कि हम रस्टिंग या फिर कोरोजन रोक सकते हैं। और एक रहता मैंने बोला था आपको गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम जिंक का यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम यूज करते जिंक मेटल का, यानी कि हम जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते किसी मेटल या फिर नॉन मेटल के ऊपर टू प्रिवेंट कोरोजन एंड व्हाट वी कैन से दैट इज रस्टिंग। सो ये था हमारा एनोडाइजिंग एंड रस्टिंग। देख लिया कि एयर के साथ हमारे मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते। अभी हम देखते कि अगर अपने मेटल वाटर के कॉन्टेक्ट में जाते तो उस टाइम पे उसकी समय या फिर उस टाइम पे उनके रिएक्शन क्या रहते, कैसे वो ऐड करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि जो अपना पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, और जो अपना जब लास्ट पे दैट इज गोल्ड, गोल्ड इज अ लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम से जैसे आप नीचे जाओगे आपकी रिएक्टिविटी कम कम होती जाएगी। तो लेट्स से फर्स्ट रिएक्टिव सीरीज दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। अभी रिएक्टिविटी सीरीज के साथ साथ अभी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल रहते, दैट इज पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और उसमें भी पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। अभी क्या होता है, जो अपने मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहते हैं दे ओनली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, क्योंकि तीनों रिएक्ट करते कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन जो अपने पोटेशियम एंड सोडियम में मैंने आपको बताया वो बहुत विगरसली रिएक्ट करते, यानी कि वो सीधा फायर पकड़ लेते। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम उन्हें रखते केरोसिन के अंदर। तो जो पोटेशियम एंड सोडियम में ये रिएक्ट करते कोल्ड वाटर के साथ ही, लेकिन बहुत विगरसली करते। और वही कैल्शियम भी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन ये लेस विगरस रहता है। ठीक है, तो कैल्शियम भी लेस विगरस रहता है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये थे हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कैसे रिएक्ट करते, कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करते, तो ऐसे रिएक्ट करते कोल्ड वाटर के साथ। नाउ मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है, इट इज़ द ओनली मेटल जो कि रिएक्ट करता है विथ हॉट वाटर के साथ। और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते वक्त क्या होता है, वो हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से अपना जो मैग्नीशियम है वो फ्लोट करने लगता है वाटर के सरफेस पे, फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। तो ये तो यहाँ तक हमने देख लिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तक, ऊपर के कोल्ड वाटर के साथ, देन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ। नाउ नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। अभी ये जो हमारे तीन मेटल है ये रिएक्ट करते स्टीम के साथ। स्टीम क्या रहते, अबो बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहूँ आपको बॉइलिंग पॉइंट रहता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, और उसके ऊपर जो अपने वेपर निकलते हैं वो वेपर रहते हैं अपनी स्टीम। तो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट करते सिर्फ स्टीम से, ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे सिर्फ स्टीम के साथ। और ये जो नेक्स्ट है अपने लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो मेटल्स है ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। आपने देखा भी वो जब पॉन्ड में रहते कितने भी दिनों तक फिर भी वो खराब नहीं हो जाते, रश नहीं हो जाते। क्यों, क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, रिएक्टिविटी सीरीज विथ वाटर। अभी जो हमने ऊपर सीरीज देखी तो इसमें जो कैल्शियम था और जो मैग्नीशियम थे वो जब रिएक्ट करते, कैल्शियम जब रिएक्ट करके कोल्ड वाटर के साथ वो भी फ्लोट करता है वाटर के सरफेस के ऊपर, और जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ तो वो भी फ्लोट करने लगता है वाटर के ऊपर। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, दैट्स वाई दे फ्लोट्स ऑन दी वाटर। अभी आपने देखा होगा जो अपने सिल्वर की, आपने देखा होगा जो सिल्वर नेकलेस रहते या फिर सिल्वर के ब्रेसलेट रहते, वो कुछ समय बाद या फिर लॉन्ग समय के बाद वो ब्लैक कलर के होने लगते। तो ब्लैक क्यों लगते, इसलिए नहीं होते क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसकी वजह से वो ब्लैक कोटिंग नहीं होती। ब्लैक कोटिंग आता है जो अपने एटमॉस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ, और इसकी वजह से अपना Ag2S सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका कलर रहता है ब्लैक एंड कलर। दैट्स वाई सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये था मेनली रीजन क्यों हमारे सिल्वर ब्लैक पड़ जाते हैं आफ्टर कुछ समय के बाद। अभी यहाँ पर और एक है, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास सपोज कॉपर जो कि हमारा एक मेटल है, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर और फॉर्म कर लेता है अपना कार्बोनेट CuCO3 जिसका कलर रहता है ग्रीन। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जिससे हमारा फॉर्मेशन होता है कॉपर कार्बोनेट का, और जिसका कलर रहता है ग्रीन इन कलर, और सिल्वर सल्फर के साथ करता है जिसका कलर रहता है ब्लैक। अभी यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों, रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा NaOH क्या है,
बेसिक है, राइट। और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है अपना मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या रहता है बेसिक। अभी बेसिक बेसिक के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा, एसिड एसिड के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा। अगर हाँ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन ए भी बेस है ए भी बेस है तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती। दैट्स वाई मेटल ऑक्साइड डू नॉट रिएक्ट विथ एनी बेसिक सोल्यूशन। यहाँ पे मैंने लिखे देखो, मेटेलिक ऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, क्योंकि बेसिक इन नेचर होने के कारण से। और वही सेम अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते तो फिर हमें क्या मिल जाता है नॉन मेटल ऑक्साइड, और इनका नेचर कैसे रहता है फिर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। नाउ अभी हम बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले। तो ये पॉइंट ऐसा है कि जब हमारा मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो ये तो आपको पता है जब अपना मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, और एक्सेप्शन यानी कि क्वेश्चन, तो लिसन इट केयरफुली। तो एक्सेप्शन क्या है, जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होता है। लेकिन जब हमारा मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। जब हमारा मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ दैट इज HNO3 के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो अपना HNO3 रहता है दैट इज नाइट्रिक एसिड रहता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करते हैं और खुद ना खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और अभी रिडक्शन यानी क्या रहता है फिर गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, नहीं तो फिर लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है, या फिर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन गेन हो जा रहा है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण से वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, बल्कि जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वो NO3 और NO2 के सब्सटेंस बनाता है, या फिर गैसेस की फॉर्म में उसे बनाता है NO3 और NO2। लेकिन इसमें भी हमारा एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, जब अपना मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इसमें एक्सेप्शन हमने क्या देखा था, लेकिन जब हमारा एसिड नाइट्रिक एसिड होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड तो रहेगा, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ जब मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज रिएक्ट करेगी तब वो हाइड्रोजन गैस दे सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस मेनली। फिर से देखो, जब अपना मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, ये हमारी जनरल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या था, जब हमारा मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट तो मिलता है लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन ये था कि जब हमारा नाइट्रिक एसिड तो रहेगा, लेकिन जब हमारे मेटल्स मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज रहेंगे तब वो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेंगे, तब हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो ये थी हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट और पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, और यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम समझते हैं एक्वा रेजिया के बारे में। अभी एक्वा रेजिया क्या रहते, फ्रेशली proposed mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का रेशियो रहता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो रहता है 3 और नाइट्रिक एसिड का रेशियो रहता है 1, 3:1 के फॉर्मेट में। और इसका जो सोल्यूशन रहता है ये इतना हाईली कोरोसिव रहता है और इतनी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है कि इवन वो गोल्ड या फिर प्लेटिनम जैसे सब्सटेंस को भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, जो कि वाटर के साथ एयर के साथ उसको अगर हम रखते हैं इनके क्वांटिटी में उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जब वो एक्वा रेजिया के साथ कांटेक्ट में आ जाते, जब उन्हें एक्वा रेजिया के अंदर डालते तब वो एक्वा रेजिया इवन गोल्ड को भी और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो इतना ज़्यादा वो कोरोसिव रहता है, इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव रहता है एक्वा रेजिया। तो ये था हमारे एक्वा रेजिया। नाउ मैं आपको बताता हूँ आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में लिखा रहते हैं, आयनिक कंपाउंड में मेनली हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। किससे हम मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल से देखो, अभी यहाँ पे क्या हमारा सोडियम, यहाँ पे क्या है क्लोरीन। पहले बात है हमारा कंपाउंड दैट इज NaCl। अभी क्या होगा देखो, अभी बात ऐसी है अपना सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है दैट इज 11। तो 11 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2, 8 एंड 1। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने 1। यहाँ पे हमने पहले पता ना होगा ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ क्या रहता है, अगर किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट फिगर यानी कि आउटर मोस्ट जो हमारी ऑर्बिट रहेगी या फिर शेल रहेगी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, तभी जाके वो स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो अभी
हमें इसे स्टेबल करना है तो हमें कितने चाहिए होंगे यहाँ पे, और 7 चाहिए होंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट में स्टेबल करने के लिए। तो हमने क्या लिया, क्लोरीन। क्लोरीन का रहता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2, 8 एंड 7। अभी देखो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 1, और इसको कितने चाहिए 7। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, सोडियम अपना जो एक है, एक इसे दे देगा, और जो देता है वो रहता है पॉजिटिव यानी कि मेटल, और जो लेता है वो रहता है नेगेटिव यानी कि नॉन मेटल। तो इसके पास भी हो गया, अभी इसके पास भी हो गया, देखो आउटरमोस्ट शेल में 8, और इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8, 2, 8, 8। यानी कि अगर मेरे को इसके पास अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, दैट इज क्लोरीन का ऑलरेडी 17 थे, और एक माइनस साइन का आ गया, इसका मतलब इसके पास अभी 18 हो गए। और इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसके पास पहले 11 थे, लेकिन ये प्लस, इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को दे दिया ताकि वो स्टेबल हो पाए। तो इसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अभी 10। तो इससे होता है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और एक एग्जांपल है MgO का। ट्रांसफर कहाँ से कहाँ पे होता है, तो मेटल नॉन मेटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है या फिर 2 देता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि सिंपल से यहाँ पे ट्रांसफरमेंट होता है। लेकिन कोवेलेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग होती है, यहाँ पर कोई चीज़ ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पर सब लोग शेयरिंग कर लेते हैं, जैसे कि वाटर, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अभी कैसे देखो, अब एग्जाम्पल देंगे नाउ, यहाँ पे देखो अभी हमने लिया है वाटर का कंपाउंड, ठीक है। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर रहता है 1, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी 1। अभी इसे स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2, क्योंकि के की कैपेसिटी कितने रहती है 2, दैट्स वाई। अभी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन है 2, 6, और इसे अभी लास्ट शेल के अंदर है 6। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिएगी 2, ताकि वो 8 हो पाए, ताकि वो फिर वो स्टेबल हो पाए, ठीक है। अभी हाइड्रोजन का आउटर में शेल में कितने 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने भी प्लॉट कर लिया उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। और हाइड्रोजन के पास कितने 1, और इसके पास 1 है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के 2 आइटम लिए, दैट्स वाई यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अभी क्या करो, आप शेयरिंग कर दो, ये हाइड्रोजन की और ये एक इलेक्ट्रॉन की आप शेयरिंग करो, और इसके साथ ये शेयरिंग करो। अभी आप काउंट करो हर एक की, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और शेयरिंग को 7 एंड 8, यानी अभी ऑक्सीजन टोटली स्टेबल हो गया। अभी हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के पास ये 1 और ये 2, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल, इसके पास देखो 1, 2, ये भी स्टेबल, दैट्स वाई अभी पूरा कंपाउंड हमारा स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हुई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे किसने किसी को ट्रांसफर नहीं किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन ने उसके पास जो था उसके पास सबके सब ऑक्सीजन को देते, ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे इसने इसके साथ शेयरिंग की है, इसने साथ इसके साथ शेयरिंग की है, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और एक एग्जाम्पल है क्लोरीन का, लेट्स सी क्लोरीन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी अब देखो क्लोरीन का Cl2a, अभी क्लोरीन कितना रहता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी 2, 8, 7। अभी इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पे कितने 2, लेट्स से एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इसके पास भी कितने हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और अभी हम क्या करते, इन दोनों की शेयरिंग कर देते। अभी आप काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अभी दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी ये भी स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रांसफर नहीं, यहाँ पे हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये थे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, और ये थे आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे और एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली रहते हैं सॉलिड्स, दे रहते हैं हार्ड बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर सीधा आयन का एक्सचेंज हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे सीधा, और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने के कारण से उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहेगा, क्योंकि उनके ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आयनिक कंपाउंड को ही हम दूसरे नाम से बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ जो अपने आयनिक कंपाउंड रहते हैं दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि देखो जब आप वाटर के अंदर डालोगे, लेट्स सी NaCl, ठीक है। अभी NaCl को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस सेपरेट हो जाएगा, या से क्या होगा सोल्यूबल होगा, ठीक है। यानी कि आप सीधा एग्जांपल लो, जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल देते हो तो ये डिजोल्व हो जाता है, और सॉल्ट के अंदर क्या रहता है अपना NaCl रहता है, राइट। तो यही था हमारा जनरल सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जब इसे केरोसिन या फिर पेट्रोल के अंदर डालोगे तो फिर यहाँ पर इनसोल्यूबल रहेगा, यानी कि ये इनसोल्यूबल रहता है इन सोलेंट के अंदर, लेकिन सोल्यूबल रहता है सोल्यूशन के अंदर। और वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे अभी सेपरेट हो गए Na प्लस Cl माइनस, या इनके ऊपर अभी आयंस आ गए, और अभी आयंस आ गए सो दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये था हमारा मेनली आयोनिक कंपाउंड के बारे में।
तो ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें कि हमने कवर किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हमने देखा जब हम मेटल और नॉन मेटल को जब हम एयर के कॉन्टेक्ट में रखते या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में रखते तो एट दैट टाइम उनके क्या रिएक्शन रहते, कैसे वो रिएक्ट करते वाटर के साथ या फिर एयर के साथ। तो ये था हमारा मेनली पार्ट 2। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि कहाँ से हमारे जो मेटल से या फिर नॉन मेटल से वो हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ पे सोर्स ऑफ मिनरल्स क्या है, और अगर है तो हमें सब के सब मिनरल तो मेटल स्टेट में नहीं मिलते, राइट। तो हमें उसे कॉन्सेंट्रेट या फिर हमें उसे वो निकालना पड़ता है, उसे प्यूरीफाई करना पड़ता है। तो प्यूरीफाई करने की प्रोसेस क्या रहती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कोरोजन के अंदर। तो टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी, थैंक यू।